Okay. So now we are going to start with the new chapter, that is unit or output costing. Can you see my screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. So basically हम जो पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि हम एक जो प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं उसका हम फाइनल कॉस्ट बता सके. ठीक है. तो कैसे हम सारी कॉस्ट को मिला के एक यूनिट की कॉस्ट निकालेंगे ये हम सीखते हैं आज. ठीक है. इसको हम बोलते हैं यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन के जो बेस पे, यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग के जो बेस पे जिस तरीके से हम कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे. तो इसके लिए हम एक कॉस्ट शीट बनाते हैं जिसमें हम सारे एलिमेंट्स दिखाते हैं और फिर वहां से हम पर यूनिट कॉस्ट निकाल लेते हैं. और पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए जो हमारी टोटल कॉस्ट आई होती है उसको हम नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देते हैं. इट्स वेरी सिंपल. तो जैसे एक डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है वो मैं आपको समझा देती हूँ कि सिंगल और आउटपुट जो कॉस्ट सिस्टम है दैट इज यूज्ड इन बिजनेसेस वेयर अ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट इज टर्न्ड आउट. है ना, जहाँ पे एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट को हम बना रहे हैं वहां पे हम इसको इस मेथड को हम यूज कर सकते हैं कि एक जैसा ही प्रोडक्ट बन रहा है तो हम टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स इज अवर पर यूनिट कॉस्ट. तो ये कहाँ ये चीज हम यूज करते हैं जहाँ पे एक तरीके से सेम तरीके का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा हो, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली काम कर रहा है और हम उस प्रोडक्ट को पॉसिबल है कि हम उसको फिजिकल मेजरमेंट्स उसकी कर सके, जैसे पर क्विंटल, पर मीटर. तो देखो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज के हिसाब से इन्होंने यूनिट ऑफ मेजरमेंट लिया. ये आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए. जैसे माइन इंडस्ट्री है वहां पर टन हम कॉस्ट निकालते हैं, शुगर मिल्स है तो पर क्विंटल निकाली जाती है, पेपर है तो पर रेम या पर केजी निकाला जाएगा, आर इंडस्ट्रियल तो पर टन निकाला जाएगा, ब्रिक्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो पर 1000 ब्रिक्स निकाली जाएंगी, कपड़ा है तो पर मीटर, लिक्विड है तो लीटर. है ना, तो ये आपको सीमेंट है तो पर बैग, जैसे ब्रूअरीज जहाँ पे रिफाइनरी है वो पर बैरल. तो इस तरीके से यू शुड हैव सम आइडिया कि हम जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होगी. तो यहाँ से आपको आइडिया लग सकता है. हमारा ऑब्जेक्टिव है इस कॉस्टिंग को करने का, मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हम टोटल कॉस्ट पता लगा सके और पर यूनिट कॉस्ट पता लगा सके. अगर हमारे डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में, मंथ्स में हम कितना हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट हो रहा है उसको कंपैरेटिव एनालिसिस करने के लिए, या डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन हो रही है तो उसमें कैसे हम किस स्टेज पे कितना कॉस्ट आ रहा है, कितना सेलिंग प्राइस होना चाहिए, कितना प्रॉफिट एंड लॉस हम ले सकते हैं, अर्न कर सकते हैं, हर एक एलिमेंट का टोटल कॉस्ट के साथ क्या रिलेशनशिप है ना, किस प्राइस पे हम बेचें. तो ये सब पता लगाने के लिए हम यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग जो है वो यूज करते हैं. इसमें हम करते क्या है, जो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको फाइंड करते हैं. तो जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे दो तरीके के एक्सपेंसेस हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं. तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमारा डायरेक्ट मटेरियल आ जाता है, डायरेक्ट लेबर आ जाता है, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाता है. तो मटेरियल की कॉस्ट ये आप लोग पहले भी इसको कई बार कर चुके हो. हम लोग ओपनिंग स्टॉक से स्टार्ट करते हैं. उसमें ध्यान से देखिए कि जितने भी परचेजेस हैं, कैरेज इनवर्ड है और ऑक्ट्रॉय या कस्टम ड्यूटी है, ये हमने मटेरियल में ही ऐड करना है. और इसमें से लेस क्या क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक हमारा रॉ मटेरियल का, हमारा कोई भी मटेरियल वेस्ट हुआ, मटेरियल सोल्ड हुआ, या कोई बाय प्रोडक्ट बच गया उसका, या कोई एबनॉर्मल वेस्टेज हो गई, या कोई स्क्रैप, या हमने रिटर्न्स कर दिया. जब हम ऐसी एडजस्टमेंट पूरी कर देंगे तो निकलेगा हमारा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, कि हमारा एक्चुअली कितना मटेरियल जो है वो लगा है, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल. यहां तक किसी को कोई डाउट? नो एनी मैम. डाउट? ओके. इसी तरीके से हम डायरेक्ट लेबर कैलकुलेट करते हैं. उसमें हम क्या करते हैं कि हमारी कितनी वेजेस का अमाउंट हमने उनको पे किया है, माइनस अगर कोई एबनॉर्मल वेस्टेज हुई है या कोई एबनॉर्मल आइडल टाइम हुआ है तो उसको हम, जैसे कोई लॉकआउट हो गया या स्ट्राइक पीरियड हो गया, उसको हम एबनॉर्मल वाले को माइनस करेंगे, नॉर्मल तो चलेगा बट एबनॉर्मल आइडल टाइम यहाँ पे माइनस हो जाएगा. तो हमारी ये हो जाएगा. इसके अलावा हमारे और डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जो फैक्ट्री से रिलेटेड है, एक्साइज ड्यूटी है, रॉयल्टी है, डिजाइन या ड्राइंग बन रहा है उसका एक जॉब का, प्रोजेक्ट का एक्सपेंसेस है, या एक्सपेरिमेंटल कोई एक्सपेंसेस हो रहे हैं, या आर्किटेक्ट और सर्वेयर फीस, ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा. ये सारे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं. तो हमने डिस्कस किया डायरेक्ट मटेरियल,
डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब जब हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो ये हमारे आ जाते हैं ओवरहेड्स। ये अभी हम ये लास्ट चैप्टर में यही किया था कि फैक्ट्री ओवरहेड्स या वर्क्स ओवरहेड्स में इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, पावर, फैक्ट्री रेंट, डेप्रिसिएशन, लूज टूल्स, ये सब आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, तो इट्स वेरी सिंपल। और कोई भी इंटरनल हमारी ट्रांसपोर्ट है फैक्ट्री के लिए, तो ये आपको ये देखना जितने भी फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे हैं जो कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अलावा हैं, वो सारे के सारे, जैसे मैंने अभी पूछा था तो मैंने बताया था कि सुपरविजन का जो खर्चा है वो भी यहीं आएगा, वो ओवरहेड्स में जाएगा। इसके बाद हमारे आते हैं ऑफिस एक्सपेंसेस। जितने भी ऑफिस से रिलेटेड के सारे खर्चे हैं, फैक्ट्री से रिलेटेड सारे खर्चे फैक्ट्री एक्सपेंस, ऑफिस से रिलेटेड सारे खर्चे, हमने कल भी इस बारे में बात करी थी कि हमारा रेंट, डेप्रिसिएशन, रिपेयर, बैक ऑफिस, जितने बैंक एक्सपेंसेस हैं, ऑडिट की फीस है ना, सब्सक्रिप्शन है, हमारे लीगल एक्सपेंसेस हैं, ये सब ऑफिस में जाते हैं। और जितने भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से, मार्केटिंग से, एडवर्टाइजमेंट से, शोरूम से, ऐसे खर्चे जितने भी आते हैं वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आते हैं। सेल्समैन की सैलरी जो है वो यहाँ आएगी। देखो, अगर सुपरवाइजर की सैलरी है वो फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है, मैनेजर की सैलरी है वो ऑफिस ओवरहेड, और सेल्समैन की सैलरी है, सेल्स मैनेजर की सैलरी है वो सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग ओवरहेड्स, ठीक है। तो इससे पैकेजिंग, एडवर्टाइजमेंट, ब्रांच के खर्चे और बैड डेब्ट्स हो गए हमारे, डिस्काउंट्स हो गए, ये सब हमारे जो है इसमें आते हैं। अब कौन सी आइटम्स है जो इसमें हम इंक्लूड नहीं करेंगे? एक तो एबनॉर्मल जो भी वेस्टेज है, मटेरियल की हो चाहे लेबर की हो, वो हम हटा देंगे। कैपिटल एक्सपेंसेस, लॉसेस, कैपिटल प्रॉफिट्स हम इंक्लूड नहीं करेंगे। जो गेन एंड लॉस होता है ऑन सेलिंग द फिक्स्ड एसेट्स, है ना, वो हम यहाँ नहीं लिखाएंगे। राइटिंग ऑफ गुडविल, क्योंकि आपको बैलेंस शीट दी होगी अपनी नॉर्मल जो प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट, उससे आपको ये बनाना होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसी कौन सी आइटम्स हैं जो हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। जो फाइनेंशियल नेचर में तो हमें लगता है कि हमारे खर्चे हो रहे हैं, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है, जो हमारे डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, जिनका प्योरली फाइनेंशियल नेचर है, उनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, है ना, फाइनेंशियल जो एक्सपेंसेस हैं सारे, फाइनेंशियल कॉस्ट जो आती है हमारी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट, रेंट, डिविडेंड, इशू एक्सपेंसेस, कैश डिस्काउंट्स, transfer to reserves, obsolescence losses, because these are kind of, when we say ना it's a non operating nature जो है इसका, वो हम यहाँ पे इसको मानते चलते हैं। Any doubt in any of the items which you want to discuss? Yes मैम। मैम इसमें नॉर्मल वेस्टेज ऑफ मटेरियल तो नहीं है मैम? नॉर्मल तो हम कंसीडर कर ही लेंगे, क्योंकि नॉर्मल वेस्टेज ऑफ मटेरियल जो है वो जब हमने यहाँ पे किया ना, मटेरियल की कॉस्ट निकाली, ये इनहेरेंट, वो ऑटोमेटिकली इसमें कवर्ड है। नॉर्मल वेस्टेज इज ऑटोमेटिकली कवर्ड व्हेन वी से कि हमारे पास 1000 का मटेरियल था और अब 500 रुपए का बच गया है और हमारे पास कोई एक्स्ट्रा रिकॉर्ड नहीं है, तो उस वो 500 कंज्यूम हुआ है, उस कंज्यूम में जरूरी नहीं है कि उस 500 के 500 का ही प्रोडक्शन हुआ हो सकता है नॉर्मल वेस्टेज में 100 होता ही है, तो वो हमने इसलिए उसको वहां पे अपने आप वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है, वो हमारी कॉस्ट का ही पार्ट है, दैट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम दैट। एबनॉर्मल वेस्टेज हर बार नहीं होगा, इसलिए उसको हम यहाँ पे हटा देते हैं। अगर उस वेस्टेज की कोई वैल्यू है जिसको हम सेल कर सकते हैं, देन वी सबट्रैक्ट इट, बट अगर उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो एक नॉर्मल लॉस की तरीके से जा रहा है, वो इसमें ऑटोमेटिकली कवर्ड हो जाएगा। मैम जो मैम वैल्यू ऑफ मटेरियल सोल्ड है मैम, ये नॉर्मल वेस्टेज है उसे सोल्ड देती है या मटेरियल तो सोल्ड देती है? सॉरी आई कुडंट गेट इट, दोबारा बोलो। मैम ये वैल्यू ऑफ मटेरियल सोल्ड जो है मैम, ये नॉर्मल वेस्टेज तो सोल्ड देती है या मटेरियल तो सोल्ड देती है? नॉर्मल है ये देखो जो ऊपर लिखा है वो वैल्यू ऑफ मटेरियल वेस्ट का मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी की डेयरी है, ठीक है, तो अगर वो छाछ निकल रही है, ठीक है, वो वैल्यू अगर वो उसको सेल कर रहा है, ठीक है, मान लो किसी का मिल्क है और वो जो छाछ निकल रही है, बटर मिल्क निकल रहा है, वो उसको सेल कर रहा है, तो वेस्ट अगर उसका वो प्रोडक्ट है मान लो, तो वो जो इसकी वैल्यू सेलिंग की होगी वो यहाँ आएगी, वो आएगी वैल्यू ऑफ मटेरियल वेस्ट। और वैल्यू ऑफ मटेरियल सोल्ड में क्या आएगा? अगर उसने कोई मिल्क ही सेल कर दिया,
मटेरियली आपने परचेज किया और आप मटेरियल को प्रोसेसिंग करके भी सेल करते हो, अगर कोई आपसे रॉ मटेरियल खरीदना चाहता है तो वो भी आप सेल करते हो। तो जितना मटेरियल हमने ऑटोमेटिकली बाहर से बाहर ही सेल हो गया, वो हमारा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम नहीं हुआ। डिड यू गेट माय पॉइंट? समझ में आया आपको मैं क्या कह रही हूँ? नो मैम, एक बार और मैं एक बार और बताती हूँ। अगर आपका कोई मटेरियल ऐसा है जो कि आप रॉ मटेरियल को ही सेल कर देते हो, आपने खरीदा मटेरियल, ठीक है, और आपने, जैसे मैंने मिल्क का एग्जांपल लिया, आपके पास डेयरी है, ठीक है, मिल्क जो अगर आपने लिया तो आपने मिल्क को एज मिल्क ही सेल कर दिया, तो वो तो हुआ हमारा वैल्यू ऑफ मटेरियल सोल्ड। इज इट क्लियर? ठीक है, इतना ठीक है। यस मैम। और अगर उससे कोई बाय प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल बटर मिल्क बन रहा है, लस्सी जो छाछ बन रही है, मक्खन आपने निकाला, बटर अलग हो गया, और जो लास्ट में छाछ बच रही है वो आपने सेल किया, दैट इज अ वैल्यू ऑफ मटेरियल वेस्ट। कि आपका मटेरियल जो बचा हुआ मटेरियल था, जैसे होता है ना जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है उनमें कबाड़ भी निकलता है काफी सारा, वो भी हम नॉर्मल। हाँ जो, हाँ वो, ये नॉर्मल वेस्टेज की बात जो है वो ऐसी वेस्टेज है जिसका हमारे पास कोई वैल्यूएशन नहीं है, जिसका हमें कुछ मिलेगा नहीं, रद्दी में निकल गया, स्क्रैप हो गया, या वो ऐसा है। जो नॉर्मल वेस्ट बात हो रही है दैट इज लाइक टूट फूट। जैसे अगर हमारा केमिकल्स है और केमिकल इवेपोरेट हो गया, अब आप उसकी वैल्यू नहीं निकाल रहे हो, वो ऑटोमेटिकली यहाँ एडजस्ट हो जाएगा हमारी कॉस्ट में, है ना। लेकिन अगर आपने केमिकल की कुछ बॉटल्स खुद ही सेल कर दी, somebody wanted it and somebody bought it from you, that is a value of material sold। और अगर वो केमिकल लास्ट में बच जाता है, वो वेस्ट है आपके लिए, वो कोई खरीद लेता है, दैट इज वैल्यू ऑफ मटेरियल वेस्ट। यस मैम। समझ में आया आपको? मैम। आगे बढ़े? यस मैम। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है वो दिखाते हैं यहाँ पे, और कुछ एबनॉर्मल चीजें नहीं इंक्लूड करते हैं, बिकॉज एबनॉर्मल चीजें कभी कभी होती हैं, है ना। जो नॉर्मल चीजें हम उनको इंक्लूड करते हैं जिससे हम सही कॉस्ट का पता लगा। एक साल आपको बहुत ज्यादा, मान लो फैक्ट्री में फायर लग गई और उसकी वजह से बहुत सारा लॉस हो गया, लेकिन वो हर साल थोड़ी ना होगा, राइट। तो हम उसको अपनी कॉस्ट का पार्ट दिखाते हैं, उसको हम अलग से दिखाते हैं कि ये हमारा एबनॉर्मल लॉस हुआ इस बार। मैम वो तो एबनॉर्मल लॉस हुआ ना। हाँ, नॉर्मल तो हमारे उसमें ऑलरेडी इंक्लूड हो जाएगा। यस मैम। अब हम ये करते कैसे हैं? इसको करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है हम एक कॉस्ट शीट बनाएं, दूसरा तरीका हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट बनाएं, और तीसरा तरीका है हम प्रोडक्शन अकाउंट बनाएं। कॉस्ट शीट बनाना सबसे सिंपल, सबसे आसान है। इसको हम जब ने शुरू किया था कॉस्ट अकाउंटिंग तब भी हमने डिस्कस किया था, इसका थ्योरेटिकल आप पढ़ लीजिएगा। बेसिकली इसमें क्या है, हम प्राइम कॉस्ट दिखाते हैं। प्राइम कॉस्ट का मतलब है डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो हमारे चार्जेबल एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो। फिर इसमें हम प्लस करते हैं, ये जो प्राइम कॉस्ट आई उसमें हम जितने भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स, वो हम ऐड करते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो फैक्ट्री के, तो ये बन जाती है हमारी वर्क्स कॉस्ट। अब इसी वर्क्स कॉस्ट में हम ऑफिस ओवरहेड्स भी जब ऐड कर देते हैं तो वो बन जाती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओके, और इसी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जब हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को ऐड कर देते हैं वो बन जाती है हमारी टोटल कॉस्ट। और इसी टोटल कॉस्ट में जब हम प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं वो बन जाता है हमारा सेलिंग प्राइस। और इन केस हमें बाई चांस ऐसा हो रहा है कि हमारा बहुत ज्यादा डाउन जा रहा है तो हमें हो सकता है कई बार लॉस पे बेचना पड़े, तो हम माइनस करेंगे तो फिर सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो देखो इसने फॉर्म दिखाया हुआ है एक फॉर्मेट। सबसे पहले हमने रॉ मटेरियल कंज्यूम से शुरू किया, इसमें डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड किए, तो ये हमारी प्राइम कॉस्ट बन गई। ठीक है, इस प्राइम कॉस्ट में हमने फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड किया, और फैक्ट्री ओवरहेड्स में हमने साथ साथ ये भी दिखाया कि हमारा ओपनिंग बैलेंस ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस को ऐड कर दिया, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस को लेस कर दिया, और सेल ऑफ स्क्रैप को भी लेस कर दिया। तो एज ए रिजल्ट वी गेट फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क्स कॉस्ट जिसे बोलते हैं। फिर इसमें हमने ऑफिस ओवरहेड्स या ऑफिस ऑन कॉस्ट जिसे बोलते हैं उसको ऐड कर दिया। अब हमने यहाँ पे जो फिनिश गुड्स है उसका स्टॉक को, ओपनिंग स्टॉक को ऐड किया, क्लोजिंग स्टॉक को लेस किया, तो एज ए रिजल्ट वी गेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड। रिमेंबर हियर इट इज रिटन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ प्रोड्यूस करने की कॉस्ट है। जब हम सेलिंग एक्सपेंसेस को ऐड कर देते हैं यहाँ पे
तो ये कॉस्ट ऑफ, यहाँ पे जब हम फिनिश गुड्स के स्टॉक को एडजस्ट कर देते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाती है। वाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? क्योंकि अगर हम अपने पास कुछ स्टॉक को होल्ड करके रख रहे हैं तो उसकी भी यहाँ पे जो भी कॉस्ट आएगी उसको हमने यहाँ पे ऐड किया स्टॉक की वजह से, और यहाँ पे जितने भी एक्सपेंसेस थे हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के उसको ऐड किया, तो दिस इज कॉस्ट ऑफ सेल्स। ओके, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, और ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है। आज तक हम इसको एक साथ ट्रीट करते आए हैं, लेकिन हेयर इज अ डिफरेंस। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सिर्फ उसको प्रोड्यूस करने तक की जो कॉस्ट थी वो आती है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में अगर हम उसको कुछ रोक भी रहे हैं तो फिर स्टॉक को जो हम मैनेज कर रहे हैं उसको आता है कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस करके, कि जितना हम स्टॉक को हैंडल कर रहे हैं, और अगर उसमें हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी ऐड करें तो ये हमारी टोटल कॉस्ट आती है। उसमें हम प्रॉफिट ऐड करते हैं तो ये हमारा सेल्स आता है। इस शीट में कहीं किसी को कोई दिक्कत? क्योंकि ये आपको प्रैक्टिकली बनानी है। नो ठीक, तो मैम अभी एडवर्टाइजमेंट हाँ दोबारा बोलो बेटा। भी तो डिस्ट्रीब्यूशन ही में आएगा ना? एडवर्टाइजमेंट हमने जो करवाया कंपनी में, कंपनी में हमने क्या करा है? एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट, यस, वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में आएगा। अभी हमने देखे थे ना, यहाँ पे सारे उनके एग्जांपल्स हमने देखे थे अभी 2 मिनट पहले। ये सारे हमारे ओवरहेड्स हैं, दीज आर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ये भी देखे थे ना हमने, तो इसमें एडवर्टाइजमेंट लिखा हुआ है, देखो, राइट। ये सारे ऑफिस के एक्सपेंसेस हैं, वो उसमें कोई भी हो आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा कि कौन सा कहाँ जाता है। ठीक है। यस मैम। तो ये हमारा टोटल कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारा इस तरीके से गया। तो अब आपको इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो याद रखने हैं, जो समझने हैं, दैट इज सबसे पहले मटेरियल कंज्यूम्ड। अगर आपको मटेरियल कंज्यूम जो है वो क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है, और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है परचेज ऑफ मटेरियल या ओपनिंग स्टॉक ये सब हम कंसीडर नहीं करेंगे, हमें सिर्फ मटेरियल कंज्यूम्ड है जो हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, मटेरियल कंज्यूम दे दिया, आप उसको डायरेक्ट लिख लीजिए। फिर आता है कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड जो होता है वो होता है कि हमें सामान लाने का खर्चा, दैट इज कॉस्ट ऑफ मटेरियल में इंक्लूड होगा वो। लेकिन अगर कैरेज आउटवर्ड है, यानी कि हमने सामान बेचा है तो उसका खर्चा है, सामान बाहर जा रहा है ना आउटवर्ड, तो वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है। इनवर्ड को आप फैक्ट्री ओवरहेड्स में दिखाओगे, और आउटवर्ड को जो है इनवर्ड को आप कॉस्ट ऑफ मटेरियल में ऐड करके दिखाओगे, और आउटवर्ड को आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में दिखाओगे। फिर आपका सेल ऑफ स्क्रैप। अगर जो हमारा स्क्रैप है मटेरियल का है, ठीक है, तो आपने वहां पे उसको एडजस्ट कर दिया। लेकिन अगर स्क्रैप पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का लास्ट में कुछ बच गया तो आप उसको वर्क ओवरहेड्स में से माइनस करोगे। और अगर कुछ क्लैरिटी नहीं है तो हम उसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का ही मानते हैं और रेजिड्यू ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स मान लेते हैं, तो वहां पे हम इसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट दिखा रखा है कि ये स्क्रैप जो है मटेरियल का ही है, मटेरियल के साथ ही लिखा हुआ है, तो आप मटेरियल में से माइनस कर दोगे। उसके बाद आता है हमारा वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या है कि हम अभी काम कर रहे हैं, हमारी जैसे असेंबली लाइन है पूरी, है ना, और सेमी फिनिश प्रोडक्ट्स है जो वर्क इन प्रोग्रेस है, कि काम अभी चल रहा है, क्योंकि हमारी क्लोजिंग डेट आ जाती है। लेकिन क्लोजिंग डे पे ऐसा तो नहीं हमारा फैक्ट्री बंद हो जाती है, तो हम उस दिन एनालिसिस कर लेते हैं कि अभी इतने का सामान जो है वो पूरा फिनिश नहीं हुआ है। तो इसको हम बोल देते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है। तो इसको हम इसीलिए यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस को वहां पे ऊपर हम जो प्राइम कॉस्ट को एडजस्ट कर रहे हैं, तो वहां पे हमने इसको एडजस्टमेंट जो है वो दिखाई हुई है। तो उसको हम यही मान के चलते हैं। ओपनिंग स्टॉक को उसको ऐड कर देते हैं, क्लोजिंग को माइनस कर देते हैं। जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं, ऑन कॉस्ट, ओवरहेड्स, ये एक ही बात है। फिर हम फिनिश गुड्स का भी स्टॉक मेंटेन करते हैं, उसको भी हम ऐड करेंगे और माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक को, और फिर जो लास्ट में कॉस्ट बचती है वो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाती है। ठीक है, और कैश डिस्काउंट या ट्रेड डिस्काउंट है वो भी हम हैंडल कर लेंगे, वो हमारी कॉस्ट का पार्ट नहीं है, क्योंकि वो फाइनेंशियल नेचर का पार्ट है, वो सेल्स को प्रमोट करने के लिए किया जा रहा है। ट्रेड डिस्काउंट जो होता है उसको तो फिर भी हम इंक्लूड कर लेते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। लेकिन जो कैश डिस्काउंट है, डू यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट? कोई बता सकता है क्या डिफरेंस है?
Can anybody tell me what is the difference between cash discount and trade discount? मैम ट्रेड डिस्काउंट वो होता है जो हम बार्गेनिंग करके कम करते हैं। कॉस्ट में से ही, यस ठीक है। और कैश डिस्काउंट? मैम, जब हम कैश पे करते हैं तो उसमें जो हमें कुछ टाइम पीरियड दे दिया जाता है कि अगर हम इतने दिन में पेमेंट कर देते हैं तो हमें कैश डिस्काउंट मिलेगा। राइट। तो जब हम अपने डेटर्स को डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है, दैट इज ऑफ फाइनेंशियल नेचर, क्योंकि हमारा पैसा क्या है, डेटर्स में स्टक है। हम चाहते हैं कि वो पैसा हमारे पास जल्दी वापस आए, राइट। तो वो कहीं भी प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, वो एक अलग चीज है, फाइनेंशियल नेचर है, इसलिए हम उसको नहीं दिखाते हैं। लेकिन जो ट्रेड डिस्काउंट है वो हमारी सेल्स को बढ़ाता है, तो इसीलिए हम उसको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में दिखाते हैं। ठीक है, एनी डाउट? नो मैम। इसके बाद हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ डिफेक्टिव गुड्स। कई बार ऐसा होता है कि कुछ गुड्स जो है वो हमें डिफेक्टिव मिल जाती हैं, कि सामान जो है वो खराब क्वालिटी का आ गया। तो हम उसको फैक्ट्री ओवरहेड में दिखाते हैं, क्योंकि भाई वो फैक्ट्री से डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग से ही रिलेटेड है, ठीक है। और अगर कई बार ऐसा हो जाए कि हम उसको यूज ही नहीं कर पाए, तो फिर हम उसे वर्क्स कॉस्ट में से माइनस कर देते हैं, क्योंकि वो डिफेक्टिव आइटम्स में चला जाता है। फिर एक ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, ठीक है। आई होप आप सबको ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में डिफरेंस पता है। तो जो हमारी ट्रेडिंग अकाउंट जैसे हम बनाते हैं तो लास्ट में ग्रॉस प्रॉफिट दिखता है, जहां पे सिर्फ हमारे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस होते हैं, है ना। लेकिन जो नेट प्रॉफिट होता है उसमें हम टोटल कॉस्ट में से, जिसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस ये सब भी एडजस्ट हो जाते हैं। अब आपको कई बार क्या होगा, आपको ये बोला जाएगा कि ये प्रॉफिट जो है वो आपको ऐड करना है। तो उसमें दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो आपको ये बता रखा हो कि प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स है या प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट है, ठीक है। अब आपके पास, आप तो सारी कॉस्ट करके आ रहे हो, लेकिन प्रॉफिट दे रखा है आपको सेल्स पे, तो हम क्या करेंगे, तो हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। अगर हमें प्रॉफिट दिया हुआ है सेल्स पे, देखो अगर कॉस्ट पे दिया होता है तो हम सीधा परसेंटेज निकालना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारे पास है कॉस्ट 10,000 की, लेकिन प्रॉफिट दे रखा है कि प्रॉफिट है सेल्स पे, तो हम क्या करेंगे, जितना भी कॉस्ट दे रखा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट से, और डिवाइडेड करेंगे 100 माइनस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट से। नोट डाउन दिस फॉर्मूला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको अगर बोला कि 10,000 की कॉस्ट है और लेकिन प्रॉफिट जो है वो 10% ऑन सेल्स है, तो आप यहाँ पे लिखोगे 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 10 अपॉन 100 माइनस 10, ठीक है। तो 10 अपॉन 90, सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। और ये शॉर्टकट दिया हुआ है, अगर किसी को समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं मैं समझा रही हूँ, अगर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो तो आप इसे छोड़ सकते हो। जैसे एग्जाम्पल में समझा देती हूँ, 25% प्रॉफिट है, बट ये परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स है, तो आपको कॉस्ट निकालने के लिए क्या होगा, 1 अपॉन में 4 माइनस 1, यानी कि जो न्यूमरेटर है उसको माइनस कर देना है आपको, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को माइनस कर देना है। जैसे एक यहाँ पे ऊपर है ना और 4 नीचे है, तो 1 ऊपर का तो ऊपर ही वही रहेगा सेम, ऊपर वाले को चेंज नहीं करना, बस उसको 4 माइनस 1 कर देना, तो ये 1/3 हो गया। अगर 25% प्रॉफिट ऑन सेल्स है तो 1/3 प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है, इसका ये मतलब है। अगर मान लो फ्रैक्शन 40% ऑफ प्रॉफिट होता, जैसे 2/5, तो हम कैसे दिखाते हैं, 2 तो 2 ऊपर का ऊपर आएगा, लेकिन 5 माइनस 2, यानी कि डेनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, नीचे में से ऊपर वाले को माइनस कर दें। तो अगर 40% प्रॉफिट ऑन सेल्स है तो 2/3 ऑन कॉस्ट है, इसका ये मतलब है। अगर किसी को ऐसा समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप सिंपल ये फॉर्मूला याद रखिए, इनटू परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। और अगर आपको कॉस्ट में दे रखा है कि परसेंटेज प्रॉफिट कॉस्ट पे दिया हुआ है, तो सीधा प्रॉफिट निकाल देंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इज इट क्लियर, एनी डाउट? नो मैम। मैम एक डाउट है। हाँ बोलो। मैम जैसे आपने ये नीचे वाला फॉर्मूला बताया था जो न्यूमरेटर सॉरी डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर माइनस कर देते हैं, तो मैम अगर हम वही फॉर्मूला सीधा सीधा लगा देंगे तो ऊपर वाले की नीड नहीं होगी ना? नहीं, ठीक वो है। ऊपर वाला तरीका इसीलिए है कि हमें प्रॉफिट दे रखा है सेल्स पे, हमें निकालना है कॉस्ट पे,
चाहे ऊपर वाले तरीके से निकाल लो चाहे नीचे वाले तरीके से निकाल लो, बात एक ही है। ओके मैम। ये नहीं कि दोनों लगा दो, ऐसे नहीं करना। ठीक है। एक चीज लगानी है, ठीक है। यस उसी मैम। का वो क्विक कन्वर्जन है और कुछ नहीं है, ठीक है। फिर हम इसके बाद क्या करेंगे, हम ये निकालेंगे कि हमने एक्चुअली यूनिट्स कितनी प्रोड्यूस करी, ठीक है। अगर आपको यूनिट प्रोड्यूस नहीं दी है तो आप क्या करोगे, जितनी यूनिट सोल्ड दी हैं प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस फिनिश गुड्स परचेज्ड, यानी कि अगर आपके पास यूनिट प्रोडक्शन नहीं है, ठीक है, तो आपको ये निकालना है कि कितनी यूनिट्स हमने प्रोड्यूस करी है, तो जितनी यूनिट आपने बेची प्लस आपके पास जितनी पड़ी हुई है वो, और माइनस कर दो जितनी हमारे पास पहले पड़ी थी या हमने कहीं और से ली है, तो है ना। तो जितनी यूनिट सोल्ड कर दी प्लस यूनिट्स आपके पास पड़ी हैं, दैट इज योर प्रोडक्शन, माइनस उसमें से माइनस क्या करना है, पहले से पड़ी थी तो इसका मतलब इस साल प्रोड्यूस नहीं करी, और अगर कहीं और से लेकर आए तो भी मतलब हमने प्रोड्यूस नहीं करी, तो हमें ये निकालना है हमने कितनी प्रोड्यूस करी, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद कई बार ऐसे होता है कि जॉइंट एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ हमने एक से ज्यादा तरीके का प्रोडक्ट हमने बनाया है, तो जॉइंट एक्सपेंसेस हैं, तो उसका हम अपोर्शनमेंट कर लेते हैं किसी भी रेशो में, वेजेस में या ऑफिस एक्सपेंसेस में, जो भी आपको दिया होगा उससे कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम कैलकुलेशन निकालते हैं ईच आइटम ऑफ कॉस्ट ऑन टोटल कॉस्ट। वो कैसे निकालते हैं, हमें परसेंटेज निकालना है कि अगर मेरी टोटल कॉस्ट मान लो 100 रुपए की है तो कितना परसेंटेज मटेरियल लगा, कितना परसेंटेज कॉस्ट हमारी लेबर की है, कितना परसेंट, यही तो देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं हम पूरा एनालिसिस कर सके, है ना। तो ये पूरा एनालिसिस करने के लिए कर रहे हैं, तो हम क्या निकाल सकते हैं कि अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर आइटम ऑफ कॉस्ट, अगर 100 में से 20 रुपए की मेरा मटेरियल लगा है तो आई कैन से कि 20% जो है वो मटेरियल की कॉस्ट है, 10 रुपए का अगर लेबर है तो वैसे 10% मेरा लेबर का कॉस्ट है, राइट। और फिर हम इसी तरीके से हम अमाउंट ऑफ सेल्स पे भी निकाल सकते हैं कि परसेंटेज कॉस्ट का कितना परसेंटेज है और सेल्स का वो कितना परसेंटेज है। तो परसेंटेज निकालने का तरीका तो बहुत सिंपल है, जितना भी आपका आइटम है कॉस्ट का वो रखो, और नीचे अगर कॉस्ट पे निकालना चाहते हो परसेंटेज तो नीचे टोटल कॉस्ट रख लो, और अगर सेल्स पे निकालना चाहते हो तो नीचे सेल्स रख लो, सिंपल है ना। तो ऐसे परसेंटेज हमारी निकल जाएगी। एनी डाउट सो फार? नो मैम। ठीक है। अब अगर हमें सेकंड काम करना हो, ये तो हम पहले भी कर चुके हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड स्टेटमेंट ऑफ जो प्रॉफिट है वो निकालना है। एक्चुअली दोनों को बनाने का तरीका काफी कुछ सेम है, लेकिन जो दोनों में डिफरेंस आता है वो ये आता है कि जो हम कॉस्ट शीट बनाते हैं, ठीक है, तो उसको हम साथ साथ ना पर यूनिट कॉस्ट भी हम उसमें दिखाते रहते हैं, लेकिन जब हम स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें हम सिर्फ टोटल कॉस्ट दिखाते हैं, वो पर यूनिट कॉस्ट को नहीं दिखाता है, ठीक है। जब हम पूरा कर लेते हैं, पूरी हमारे पास आ जाती है, तो फिर उसमें से हम डिवाइड करते हैं और हमारी पर यूनिट कॉस्ट निकल आती है, ठीक है। और अगर हमें उसको कैलकुलेट करना है कि पर यूनिट कॉस्ट हर केस में चाहिए तो हम कॉस्ट शीट बनाते हैं, अगर हमें सिर्फ लास्ट में चाहिए, हमें बीच में जरूरत नहीं है, तो हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाते हैं, और फिर वहीं से हमारा जो है टोटल जो सेल प्राइस, जिस प्राइस पे हम सेल करेंगे वो भी हम बनाया जाता है। तो इसमें हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट को अलग से भी बना सकते हैं कि हमने कॉस्ट सारी एक तरफ कर ली और प्रॉफिट्स लास्ट में अलग से, उसके लिए अलग स्टेटमेंट बना ली। तो डिपेंड करता है हमारा लेवल ऑफ प्रोडक्शन कितना है ना। तो ये हम इसको पढ़ेंगे, और अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं जल्दी से। आप लोग ये न्यूमेरिकल करिए। अकाउंट्स ऑफ गोकुल कंपनी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2003 शो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, है ना। हमारे पास ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल है, परचेज है रॉ मटेरियल, फ्राइट है यानी कि उसको लाने का जो किराया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, सेल ऑफ स्क्रैप हमारा दिया हुआ है, डायरेक्ट वेजेस, आइडल टाइम, चार्जेबल एक्सपेंसेस। फिर आपको बताया है कि जितना भी आपका वेजेस है उसका 20% फैक्ट्री ओवरहेड्स है, और 50% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स का हमारा ऑफिस ओवरहेड्स है। तो आपको कॉस्ट शीट स्टेटमेंट बनाना है और परसेंटेज निकालना है ईच आइटम ऑफ कॉस्ट टू द टोटल। तो हम कैसे करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको बताती हूँ। ओपनिंग स्टॉक देखिए हमें यहाँ पे 36,000 दिया है, सीधा सीधा यहाँ लिख दिया। परचेज दिया है, सीधा लिख दिया। फ्राइट ऑन परचेजेस है यानी कि कैरेज इनवर्ड है, उसको ऐड किया, 1,25,000 आ गया। इसमें से हमने क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और सेल ऑफ स्क्रैप को फिर से लेस कर दिया,
तो ये हमारा 20,000 हमने लेस किया, तो एज ए रिजल्ट ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज 1,05,000। किसी को कोई कंफ्यूजन रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने में? नो मैम। अब ऊपर हमें डायरेक्ट वेजेस दिए हुए थे, हमने वो डायरेक्ट वेजेस में से एबनॉर्मल जो आइडल टाइम था उसको हमने माइनस कर दिया। एबनॉर्मल जो आइडल टाइम था उसको हमने माइनस कर दिया, और चार्जेबल एक्सपेंसेस थे फिर हमने वो दिखाया। तो एक तरीके से हमारा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को तीनों को ऐड किया, तो एज ए रिजल्ट वी गेट द प्राइम कॉस्ट। तो 1,90,000 हमारी प्राइम कॉस्ट निकल के आ गई। इसमें हमने फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड किया, सो 20% ऑफ वेजेस, सो दैट बिकम्स 12,000, और ऑफिस ओवरहेड्स 50% ऑफ दिस फैक्ट्री ओवरहेड्स यानी कि 6,000, वो हमने यहाँ ऐड कर दिया। एज ए रिजल्ट वी गेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर हमें हर एक का परसेंटेज निकालना है तो हमने हर एक का परसेंटेज निकाला कि रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है तो उसका कितना परसेंटेज है, डायरेक्ट वेजेस है तो उसका कितना परसेंटेज है, चार्जेबल एक्सपेंसेस अपॉन टोटल कॉस्ट इनटू 100 12%, फैक्ट्री ओवरहेड्स अपॉन टोटल कॉस्ट 5.7%, और ऑफिस ओवरहेड्स अपॉन टोटल कॉस्ट 2.8%। तो ये हमारा टोटल में निकल के आ गया है कि हमारे को कितना जो है वो लेना है। ठीक है, एनी डाउट सो फार? नो मैम। समझ में आया? नो मैम। बताइए, कोई कुछ कह रहा था? मैम ये एबनॉर्मल आइडल टाइम में माइनस से क्यों हुआ? क्योंकि ये एबनॉर्मल आइडल टाइम है, इसलिए इसको हमने माइनस किया है। 5,000 का हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एबनॉर्मल, अभी मैंने बताया था ना आपको कि एबनॉर्मल आइडल टाइम जो है वो लेबर में से माइनस हो जाएगा वेजेस में से, क्योंकि ये हर बार तो नहीं होगा। नॉर्मल होता तो हम इसको कुछ नहीं करते, लेकिन क्योंकि ये एबनॉर्मल है इसलिए हमने इसको माइनस कर दिया। ठीक है, इज इट क्लियर? अब आप इसके आगे के जो इलस्ट्रेशंस हैं वो आपको खुद प्रैक्टिस करने हैं, और किसी भी इलस्ट्रेशन में आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी देन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। तो ये आप इसको थोड़ा करिएगा, मैं आपको भी होमवर्क बता देती हूँ कि आपको कहाँ तक करना है। ये सारे इलस्ट्रेशन सेम पैटर्न पे ही चल रहे हैं, जो हमने पूरा डिस्कस किया है उसी बेस पे ये सारे इलस्ट्रेशंस है। हम देखिए कंपैरेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं। इन्होंने दो प्रोडक्ट्स की कंपैरेटिव कॉस्ट बनाई है, प्रोसेस वही है, मटेरियल, लेबर, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड्स, वर्क कॉस्ट, ऑफिस एक्सपेंसेस, जैसा हमने किया वैसे ही किया, लेकिन हमने यहाँ पे इसको कंपैरिजन कर लिया। ठीक है, तो ये भी हम कर सकते हैं। एलोकेशन ऑफ जॉइंट ओवरहेड्स, हमने ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन भी सीखा है, हम वो भी कर सकते हैं इसमें। तो ये बहुत सिंपल है, टिल आप प्रोडक्शन अकाउंट तक इसको कर सकते हैं। ठीक है, सो इलस्ट्रेशन जो है वो आपका होमवर्क में आपको बता देती हूँ, दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। क्योंकि अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। सो प्रैक्टिस साथ साथ करते रहिए। जब आप साथ साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको समझ में आता रहेगा कि हमें ये कैसे करना है। तो आपको इसकी टिल इलस्ट्रेशन 33 आप कर सकते हो, 10-15 आज कर लो, 15-20 कल कर लेना। तो नेक्स्ट क्लास जो हम करेंगे वो प्रोडक्शन अकाउंट पे करेंगे। तो यहाँ तक आपको जो है इसको करना है, इलस्ट्रेशन 33 तक यू हैव टू डू। तो आप इसको करिएगा। ओके ओके मैम। ठीक।